नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिद्धांत। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो बड़ा क्रूशियल सा टॉपिक है। वो टॉपिक है कि क्यों जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी हाल में अपनी सरकार बनाने के लिए परेशान होती है। चाहे उसे लाशों के ढेर पे रोटी सेकने वाली बात हो या किसी भी परिस्थिति में, चाहे विधायक खरीदना हो, चाहे डराना धमकाना हो, चाहे उग्र तरीके से चुनाव प्रचार करना हो। भी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली कोरोना से इतने लोगों की जानें जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रैलियां हैं वो थम नहीं रही। लाखों की रैलियों में भीड़ जमा की जाए, जबकि सबको पता है, सभी को पता है कि रैलियों में ये आने वाली जो भीड़ है वो इसमें से लोग मारे जाएंगे, फिर भी इसको नहीं रोका जा रहा है। ठीक है, क्यों? आपका दिमाग इसका साधारण सा जवाब देगा कि ये बड़ा आसान सा सवाल का जवाब है, फालतू में आप सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब सिंपल यही है कि पावर किसको पसंद नहीं है। ज़्यादा पावर आना, ज़्यादा पावरफुल होना सबको पसंद है, गवर्नमेंट भी यही कर रही है। तो मैं जवाब दूंगा इसका नहीं, ये बात है ही नहीं। पावर वाली बात सही है, सबको पावर चाहिए होता है, आपको हमें भी पावर चाहिए होता है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। क्योंकि जो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ उस रीज़न को जानने के बाद मतलब आपके जो होगा ना तोते उड़ जाएंगे सॉरी, इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ये मजाक वाली बात है। लेकिन जो फैक्ट है वो बहुत क्रूएल है, जो सच है ना वो बहुत काला है। इतना काला यानी कि शायद आप उसके बाद मतलब खुद से भरोसा आपको उठ जाएगा कि आप शायद एक आज़ाद देश में जी रहे हैं या पता नहीं। खैर, बातों को बेवजह ना उलझाते हुए हम आगे बढ़ें इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। और बस चलिए आगे समझते हैं। रीजन क्या है उसे हमें समझना है। देखिए, जिस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है उस सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। हमारे हर एक सवाल का जवाब जो होगा वो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देखिए, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश में सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए ताकि आपको उस बात को समझने में आसानी हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे देश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो टोटल 543 है। ठीक है, और उसमें 2 एंग्लो इंडियन को जोड़ा जाता है, जिसको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब आप ये मत पूछना कि क्या है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि 543 सीट्स जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उन निर्वाचन क्षेत्र पे चुनाव होता है और उसमें 2 एंग्लो इंडियन को जोड़ा जाता है। जबकि जो राज्यसभा की सीटें होती है, ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें होती है वो टोटल 233 होती है जिस पे इलेक्शन होता है और जिनमें 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं, वो आपको खेल क्षेत्र से आते हैं, उनको साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, कला के क्षेत्र से आते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के सदस्य, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी एक थे जिनके बारे में आपने सुना। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि हमारे देश को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये हमारे देश का नक्शा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस देश के बारे में। आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो पोजीशन है, स्टेट्स के पोजीशन में आपको बताना चाहूँगा। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपको याद ही हो जाए, बट कोई ना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, ये कलर सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा राजस्थान। ये जो एरिया है, ये देखिए, मैं आपको सिर्फ पेन से नोट कर दे रहा हूँ। ये जो एरिया है ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये है हमारा गुजरात, ये है हमारा एमपी, ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गया आपको तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना है। उसके बाद यहाँ रहा महाराष्ट्र। ठीक है, ये है आपको गोवा। ठीक है, ये कौन है? गोवा है। महाराष्ट्र गोवा के नीचे जो है ये कर्नाटका है, इसके नीचे जो है ये केरला है। ये जो हो गया, ये आपको जो हो गया तमिलनाडु है। ध्यान दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आपको समझने के लिए थोड़ा समय तो देना ही होगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझना होगा आपको। ये हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये जो इलाका है ये है हमारा उड़ीसा, ये जो है ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए, ये हमने देखा। यहाँ पर जो हो गया ये है आपका यूपी, ये है आपका बिहार, ये एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, उड़ीसा। ऊपर आ जाइए, यहाँ पर ये है आपका लद्दाख। ये लद्दाख का जो लद्दाख टेरिटरी है जो नया वाला गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, ये लद्दाख हो गया। उसके बाद ये जो इलाका हो गया आपका, ये आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पर ये आपको जो हो गया
हिमाचल का इलाका हो गया, ये हो गया आपका हिमाचल। उसके बाद जो ये वाला पोजीशन हो गया, ये वाला जो देख रहे हैं, ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है। ये हो गया पंजाब, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको पंजाब। यहां पर है दिल्ली, यहां पर कौन है आपको, यहां पर आपका दिल्ली है, ठीक है। इस तरह से ये सारे जो है भारत का नक्शा को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये सारे स्टेट्स अपनी अपनी जगह पे हैं। देखिए यहाँ पर जो नोट किया गया है, 2 नंबर आपको हर जगह दिख रहे होंगे, हर एक राज्य के साथ आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको 2 नंबर हर जगह दिख रहे हैं। देखिए अगर ये जो जैसे राजस्थान है, यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। 25 का मतलब है कि 25 लोकसभा की सीट है और 10 राज्यसभा की सीट है। ये रहा यूपी 80-31, 80 जो है आपकी लोकसभा की सीट है और 31 आपको राज्यसभा की सीट है। ये रहा बिहार 40 लोकसभा 16 राज्यसभा। ये देखिए ये हुआ एमपी 29 लोकसभा 11 राज्यसभा। ये रहा आपको कौन, उड़ीसा 21 लोकसभा और 10 क्या हो गया राज्यसभा। ये हो गया कौन आपका महाराष्ट्र 48 लोकसभा 19 राज्यसभा, ठीक है। इधर आपको हो गया ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब भी हो गया। ये नीचे में कौन हो गया भाई, तो नीचे में तमिलनाडु हो गया 39-18। इनमें से बड़े बड़े राज्य में गौर से ये देखिए ये भी आ गया। बड़े बड़े राज्य में ये 42-16, ये वेस्ट बंगाल है जहाँ चुनाव हो रहे हैं। आप बोलोगे इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों का मतलब क्या है, बता रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा करंट डायग्राम है 543 डायग्राम, जिसमें कि जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है एनडीए, इसके पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, एनडीए के पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो अकेले बीजेपी के पास 333 है और उससे ज़्यादा 352 के आसपास जो है टोटल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के पास है वो अच्छी खासी सीट है, मतलब पूर्ण बहुमत में, पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर राज्यसभा में, ठीक है, जहाँ पर 245 में अभी जो एनडीए का जो गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, इसके पास 118 इतनी सीटें हैं, ठीक है, इतनी सीटें हैं। जबकि इसको बहुमत के लिए लगभग 123 के आसपास सीटें चाहिए होती है, 123 के आसपास सीटें चाहिए होती है। अब आपको इस बात, अब रिलैक्स हो जाइए, अब समझिए बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमारा जो देश में सिस्टम चलता है, जो संसदीय प्रणाली है, आपको पता है कि संसदीय प्रणाली जो है वो 3 स्तर पे काम करती है। हमारा देश जो होता है संसदीय प्रणाली पे काम करता है, जो टोटल 3 सिस्टम पे काम करता है। एक क्या हो गया आपको, देखिए एक हो गया आपको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये केंद्रीय स्तर पे काम करते हैं, है ना। राज्य स्तर पे क्या काम करता है, राज्य स्तर पे काम करता है विधानसभा, विधान परिषद और कौन, गवर्नर, ठीक है। और आपको याद होगा कि 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुए थे। 73rd अमेंडमेंट जो है जिसने ग्राम पंचायत को जन्म दिया और 74th अमेंडमेंट है जिसने क्या किया, नगर निकाय को जन्म दिया, ठीक है। चलिए ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि ये भाई ये क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये हमारा केंद्र की सरकार काम करती है ऐसे। विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद और गवर्नर, ये क्या होती है, राज्य में सरकार ऐसे काम करती है। और 1992 में क्या किया, लोकल जो निकाय होते हैं, ठीक है, स्थानीय स्तर के चुनाव। तो अब हमारे देश में जो होगा 3 स्तर पे जो सरकारें चलती है। एक हो गया आपका केंद्र स्तर, दूसरा हो गया राज्य स्तर और तीसरा हो गया स्थानीय स्तर, जिसमें जो मुखिया, सरपंच से लेके वार्ड मेंबर वगैरह सब होते हैं, वो इसका हिस्सा है। असल में सब इस निर्वाचन के ही हिस्से, निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं, लेकिन उनको 3 हिस्से में बांटा गया। ये केंद्र सरकार के लिए, ये राज्य सरकार के लिए और ये क्या हो गया, स्थानीय चुनावों के लिए। अब बात को समझिए। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे जो केंद्र में है वो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। संविधान उनको जो अधिकार देता है कि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है। और अनुच्छेद जो हमारा 53 है, अनुच्छेद 53 ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, और प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का ही हिस्सा है। तो कहा जाता है 53 के अकॉर्डिंग कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का जो उपयोग है वो प्रधानमंत्री और जो है कैबिनेट के थ्रू करेंगे। लेकिन वहीं अगले आर्टिकल 74 में उनको बांध दिया जाता है, और उनको बांध के 74 में क्या है कि राष्ट्रपति उन्हीं अध्यादेश पे सिग्नेचर करेंगे जो लोकसभा, राज्यसभा से पारित होकर आया होता है। मतलब कि
ये कहना है इसका कि जो राष्ट्रपति होंगे वो आपको मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेंगे, यानी आप यूं कहिए कि वो सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। वो क्या होंगे? सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। अब यहीं पर होता क्या है कि जो लोकसभा राज्यसभा से विधेयक आते हैं, जो आर्टिकल 200 में जिसका जिक्र है, तो वो राष्ट्रपति के पास आए। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के अनुसार 3 तरह के पावर हैं। ध्यान दीजिए, रिलैक्स हो जाइए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग 3 तरह के पावर दिए हुए हैं। पहला पावर ये है कि वो जो बिल है, जैसे आपको याद होगा पहले CAB था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और जब राष्ट्रपति का उस पर साइन हो गया तो वो एक्ट बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। पहले CAB था, बाद में वो CAA हो गया। तो कोई भी पहले बिल होता है, ये जहाँ से अब आता है, ये जो लोकसभा राज्यसभा से आता है पहले वो बिल होता है, लेकिन बाद में जाके क्या होता है, बाद में जाके वो एक्ट बन जाता है। तो राष्ट्रपति के पास 111 आर्टिकल के अकॉर्डिंग 3 तरह के पावर मिले हुए हैं। ये राष्ट्रपति सबसे पहले तो उन बिल को लटका सकते हैं कि भाई करेंगे साइन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। तो पहला उनके पास पावर है कि वो बिल को रोक सकते हैं। पहला पावर क्या है कि वो रोक सकते हैं। दूसरा पावर है कि वो बिल को जो है साइन कर सकते हैं। और तीसरा पावर है कि वो बिल को क्या करें, लोकसभा राज्यसभा को वापस लौटा दे कि भैया आप इसमें संशोधन कीजिए। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के पास 3 पावर होते हैं। पहला पावर ये है कि वो बिल को लटका सकता है, अटका सकता है, रोक सकता है। साइन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, करेंगे साइन बाद में। दूसरा नंबर पे क्या है कि वो उसको लौटा सकते हैं कि भैया ले जाओ। यह दूसरा नंबर पे है कि वो साइन कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि वो लौटा सकते हैं लोकसभा राज्यसभा को, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। वो उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं। वो रोक सकते हैं जितना मन करे, लेकिन उसको मना नहीं कर सकते कि इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। अब तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अब अगर ये लोकसभा राज्यसभा अब उसको वापस से राष्ट्रपति के पास भेजती है कि हाँ भैया हमने इसका संशोधन कर दिया, अब चाहे संशोधन किया हो या ना किया हो, अब राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना होगा। ये आर्टिकल 111 है कि वहाँ पर राष्ट्रपति चाहे तो उसको अटका दे, चाहे तो उसको साइन करके भेज दे, या तो वापस भेज दे। लेकिन वापस भेजने के बाद अगर वो वापस आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बाध्य होगा उस पर सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ से आगे समझिए। ठीक है, इस देश में जब भी कोई बिल को पास किया जाता है, जब भी कोई बिल पास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको 3 जगह से होकर गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रधानमंत्री तो बस एक मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। वो तो ऐसे तो वो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि पूरा मंत्रिपरिषद का जो रचना होता है वही करता है, बस राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। अब समझिए कि कोई भी बिल को लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास लाके पास करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि उसको पहले लोकसभा में लाया जाए, किसी बिल को राज्यसभा में ले आइए, राज्यसभा के बाद लोकसभा में ले जाइए और लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास ले जाइए, या तो पहले लोकसभा में लाइए, लोकसभा के बाद राज्यसभा में ले जाइए और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास ले जाइए। ठीक है, तो किसी भी हाल में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति जरूरी होती है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति जरूरी होती है, जैसे कि टैक्स को लेके बिल हो गया, चाहे जो हम बिजनेस में जो अमेंडमेंट, बिजनेस में जो चेंज करते हैं, सुविधाओं में जो बदलाव लाते हैं कि बिजनेस के तौर तरीके बदलना हुआ, जिसमें GST वगैरह हुआ। ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट की पहले आपको ये लेनी होगी, सहमति लेनी होगी। एक और विधेयक है धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को मतलब सांसदों को अपना पैसा चाहिए होता है, उसको उनका बिल जो बढ़ता है, जो सैलरी होती है, उस सैलरी के लिए अगर बढ़ाना है तो उसके लिए भी क्या करना होगा, प्रेसिडेंट से पहले ही सलाह लेनी, मतलब पहले ही उनसे सहमति लेनी पड़ती है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट, हमारे पास जो लोकसभा राज्यसभा है, तो आपके पास पता है कि लोकसभा में जो हो गया, गवर्नमेंट के पास मान लो कि 333 इसके पास अपना सीट है। ठीक है, और ये रहा राज्यसभा। राज्यसभा में 118 सीट करंट में हम लोग इसको मिल चुका है, जो करंट गवर्नमेंट है इनको 118 सीट मिल चुका है। तो कोई भी बिल अगर आएगा, अगर कोई भी बिल लोकसभा में आता है तो वो बिल आराम से लोकसभा में पास हो जाएगा। लोकसभा में आज जैसे कि अभी ये वाला बिल था,
क्या कहते हैं आपको, जो फार्मर एक्ट का बिल था, ठीक है, उसको बहुत आसानी से लोकसभा में पास किया जा सकता है। लोकसभा में कोई भी बिल ऐसे गवर्नमेंट फेंक देगा, वो बिल पास हो जाएगा, क्योंकि उसके लोकसभा में उसको रोकने के लिए जो विपक्ष है उसके पास नंबर ही नहीं, उसका नंबर ही बहुत कम है। लेकिन उसके बिल को कहाँ रोका जाता है? उसके बिल को रोका जाता है राज्यसभा में, यहाँ जहाँ उसके पास बहुमत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है दिन रात कोशिश करती है कि किसी तरह से विधानसभा चुनावों को जीतो, क्योंकि विधानसभा चुनावों के जीतने से राज्यसभा का रास्ता खुलता है। लोकसभा से राज्यसभा का रास्ता नहीं खुलता है, राज्यसभा का रास्ता खुलता है विधानसभा चुनावों से, ठीक है। विधानसभा चुनावों को जीत कर होता है, राज्यसभा में बहुमत लाया जाता है। आप बोलोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसकी ऐसा क्या है, जब राज्यसभा में भी तो गवर्नमेंट बहुत सारा बिल पास करवा के, किसान बिल को राज्यसभा में पास करवाई कि नहीं करवाई? मैंने बोला एग्जैक्टली करवाया। आप पूरी बात को तो सुनिए कि यहाँ कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि जैसे किसी भी बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास करवाना होता है कि पहले लोकसभा में पास करवाओ, राज्यसभा में पास करवाओ, फिर प्रेसिडेंट के पास ले जाओ। तो मान लो कोई बिल लाया गया, ठीक है, किसी बिल को लाया गया, लोकसभा में पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट सब किसी को भी बहुमत होता है, तो लोकसभा में कोई भी बिल नहीं रुकता। लोकसभा में बिल पास हो गया, वहाँ किसी ने नहीं रोका, रुक गया राज्यसभा में, राज्यसभा में वो बिल रोक दिया गया। तो वो प्रेसिडेंट के पास जाए कैसे? तो प्रेसिडेंट के पास जाए कैसे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, चूँकि प्रेसिडेंट, आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो आजकल के समय में जो पार्टियाँ होती है, जो गवर्नमेंट होती है, आप समझ रहे हैं बात को, हाँ, तो प्रेसिडेंट अपने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ऐसा होता है तो उस बिल को, अब चूंकि राज्यसभा में तो पारित हुआ नहीं, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं, संयुक्त जो है संयुक्त सदन बुला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो संयुक्त जो है सदन बुला सकते हैं। और संयुक्त सदन में क्या होता है कि दोनों को मिला दिया जाता है, लोकसभा राज्यसभा को मिला दिया जाता है। लोकसभा को आपको पता है कि लोकसभा में क्या होता है भाई 543, राज्यसभा में कितने 245, दोनों को मिला दिया जाता है। तो कितने हो गए भाई, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको 5 3 8, 4 4 आपको 8 हो गए, और क्या हो गए आपको 5 2 7, ये लगभग इतने होते हैं, ठीक है। और इसमें से आधे से ज़्यादा का वो चाहिए 18, 394, 395 के आसपास उनको सीट चाहिए होते, टोटल चाहिए होते, जिससे कि उनका वो बिल पास हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी। बात समझिए कि उनके पास क्या हो गया, 543 जो होता है टोटल लोकसभा का सीट है, 243 राज्यसभा का सीट है, 243 मान लीजिए 543 में उनके पास कितना था, 352 के आसपास है, तो वहाँ पर आराम से पास हो गया, क्योंकि 272 ही चाहिए। लेकिन राज्यसभा में लगभग 123-24 के आसपास का आंकड़ा होता है, वो मतलब हिलते डुलता रहता है, क्योंकि कुछ लोग वर्कआउट कर जाते हैं। तो इतना का आंकड़ा चाहिए, तो इतना आंकड़ा उसके पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त सदन बुला लेते हैं। जैसे ही संयुक्त सदन बुलाते हैं तो ये आंकड़ा इतना हो जाता है, और जो निश्चित आंकड़ा होता है 395 397 के आसपास होता है, क्योंकि कुछ मनोनीत सदस्यों को लेके कुछ होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इतने सदस्यों का सहमति चाहिए, वोट चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। तो इसमें से 352 दिन का पहले से है, इस 397 में 352 दिन का पहले से है, और लोकसभा के बदले राज्यसभा में भी कितना 118 है ही। तो ये बिल राज्यसभा को बाईपास करते हुए इस बिल को पास कर लिया जाता है, अगर संयुक्त सदन बुला लिया जाए तो। अगर राष्ट्रपति संयुक्त सदन बुला लें तो इस बिल को यहाँ पास करवा के, यहाँ अगर पास नहीं हो रहा है तो संयुक्त सदन बुला लीजिए। संयुक्त सदन भी में भी आपकी जो आपका जो सीट होगा वो फिर भी ज़्यादा होगा, आपको क्या होगा, आराम से आपको मेजॉरिटी मिल जाएगा। तभी तो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट के लिए लोग मरते हैं कि भैया और सीट मिले, क्योंकि उसको पता है कि उसको जितना ज़्यादा सीट मिलेगा तो जब संयुक्त सदन आएगा उसमें क्या होगा कि उसकी मेजॉरिटी होगी, और जो बिल राज्यसभा में पास नहीं भी हो रहा होगा उसको मेजॉरिटी में वो पास करा के ले जाएगा जब संयुक्त सदन बुलाया जाएगा। फिर बोलेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, बहुत अच्छी बात, ऐसे तो गवर्नमेंट कोई बिल पास करवा सकती है। हाँ, यहाँ जाके बात फंसती है। बात यहां फंसती है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर राष्ट्रपति भी संयुक्त सदन नहीं बुला सकता। कुछ ऐसे बिल होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिस पे राष्ट्रपति भी संयुक्त सदन नहीं बुला सकता, और वो होते हैं टोटल 2। कौन कौन? एक होता है धन विधेयक, एक होते हैं धन विधेयक, और दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। शांत हो जाइए, रिलैक्स,
एकदम आराम से समझिए, आप समझेंगे तभी तो दूसरे को समझाएंगे ना। तो 2 बिल होते हैं जिसको संयुक्त सदन ला के पास नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसमें से धन विधेयक है, इसकी खासियत है कि इसको पहले राष्ट्रपति से ही परमिशन लेना पड़ता है। खैर छोड़ो, धन विधेयक तो आता है कि सैलरी बढ़ानी है, ठीक है, भत्ते बढ़ाने हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य उनको सैलरी बढ़ानी है, भत्ते बढ़ाने हैं, तो भैया क्या दिक्कत है, इस पे तो पूरा संसद एक हो जाए, इस पे भला कौन मना कर सकता है। आप ही सोचो कौन मना करेगा, जिसको पता हो कि मेरी सैलरी बढ़ रही है वो क्यों मना करने जाए भला। तो धन विधेयक की तो बात ही नहीं आती है, धन विधेयक को तो आप भूल जाओ कि धन विधेयक में कोई प्रॉब्लम आएगा। धन विधेयक में सब लोग हैप्पी इसको एग्रीमेंट देते हैं, इसको एग्री हो जाते हैं धन विधेयक पे। समस्या यहाँ आ रही है अब संविधान संशोधन विधेयक पे। अब फिर से उसी सिचुएशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा लोकसभा, ये रहा राज्यसभा और ये रहा प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट चाहती है संविधान संशोधन करना, अगर कितना वो आप सोचिए, मुझे नहीं पता। लोकसभा में पास करवा लेगी, लोकसभा में उसके पास बहुमत है। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में फंस जाएगा और प्रेसिडेंट के पास वो तब तक नहीं जाएगा जब तक इन दोनों को से पास होके वो ना आए। तो जब तक वो राज्यसभा से पास ही नहीं होगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा कैसे। और प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए, संविधान संशोधन के लिए लोकसभा राज्यसभा की जो है कंबाइंड मीटिंग बुला ले। आपको भी याद होगा कि इंदिरा गांधी को भी जब संविधान में संशोधन करना पड़ा था तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उस समय, और इमरजेंसी लगाकर जो है संविधान में संशोधन की। ऐसे नहीं कर पाई वो, ठीक है। तो बात यहाँ ये होती क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, उनके सिग्नेचर से सब कुछ हो जाता है। तो असल खेल यहाँ है कि लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुत आसानी से बहुमत मिलता है, राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला होता है, जिसके कारण कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल फंस के आगे नहीं जा पाते हैं। और करंट गवर्नमेंट में जैसा कि देख रहे हैं, करंट गवर्नमेंट में तो इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब तो बार बार बोलते रहते कि इसको बदलना है, इसको बदलना है, संविधान को बदलना है। अब ये आप एज ए टीचर मेरा काम था बताना, बाकी आप समझ सकते हैं कि संविधान का अगर संशोधन, आमूलचूल संशोधन होता है तो आप पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको इसकी एक वानगी देना चाहूँगा कि 2016 में एक बड़ा अमेंडमेंट किया जा रहा था, ठीक है, 2016 में एक बड़ा अमेंडमेंट किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्ट्राइक्स डाउन NGAC एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। 2016 में जब करंट गवर्नमेंट बनी थी, इसने सबसे पहले एक बिल, एक जो है अमेंडमेंट पास करने की कोशिश की, और एक जो आपका जो है एक एक्ट था NJAC, एक एक्ट विधेयक था, ठीक है। लेकिन इस विधेयक को चूँकि वो राज्यसभा में पास नहीं करवा पाए, तो इस विधेयक को जो भी पास करवाया गया, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या था इस विधेयक में, आपको भी समझना चाहिए, चूँकि आप इस देश के नागरिक हैं, आपको जानना चाहिए। 2016 की बात है, आज की बात नहीं है ये। मैं चाहूँगा कि आपको इस लाइन के बारे में बताऊं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC एक्ट एंड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच सॉट टू गिव पॉलिटिशियंस एंड सिविल सोसाइटी ए फाइनल से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू द हाइएस्ट कोर्ट्स। आप मेरी लाइन को फिर से समझिए, क्या लिखा हुआ है। To give politicians and civil society a final say in the appointment of judges in highest court। ये जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने ये कोशिश की थी। नहीं पता होगा आपको, आप लोग जानते हैं कितना, पढ़ते ही कितना है, सबको तो व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो आपको क्या पता होगा। इस लाइन को जरा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो NGAC था, इस पर नाम को ही समझिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कंडीशन की नेशनल लेवल पे जो जुडिशियल का जो अपॉइंटमेंट होता है, यानी जजों की जो अपॉइंटमेंट, जजों की जो भर्ती होती है, उससे रिलेटेड ये एक्ट था। मतलब कि जजों की जो भर्ती होगी वो कोलाजियन सिस्टम, नो डाउट कोलाजियन सिस्टम सही नहीं है, कोलाजियन सिस्टम अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बेटर सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसको बदल के ये पावर किसके हाथ में दी जा रही थी, पॉलिटिशियंस के हाथ में, ठीक है। और सिविल सोसाइटी तो बस एक नाम मात्र का चेहरा था, ठीक है। असल में तो यहाँ बात यहाँ थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर
जजों की नियुक्ति अगर जजों की नियुक्ति अगर ये करते, पॉलिटिशियंस करते, तो सोचिए जजों की नियुक्ति कैसे होती। अगर नेता लोग जजों की नियुक्ति कर देते तो फिर क्या होता। लेकिन इस बिल को जो है NJAC, इस एक्ट को जो 99th, इसमें भी ये भी याद रखने वाली बात है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे पहले 98 हो चुके, 99th अमेंडमेंट था, उसको कोर्ट ने क्या किया, सिरे से खारिज कर दिया। और ये बात है 23 अप्रैल 2016 की। ये किसने कोशिश की, कौन से गवर्नमेंट ने कोशिश की, ये आप खुद सोचिए। तो इतनी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तभी इनके पास लोकसभा राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था। जिस दिन इनके पास होगा ये कोर्ट का फैसला भी पलट देंगे। जैसे राजीव गांधी ने कोर्ट का फैसला पलट किया, आपको याद होगा, जो शाहबानो का जो केस था उसमें कोर्ट का फैसला राजीव गांधी ने पलटा था। और उसी से ये जो इतना बड़ा, जो आज देश में इतना बड़ा विवाद है, कहीं ना कहीं अगर सोचिए तो शाहबानो को आप सोचिए तो शाहबानो का केस पलटा। शाहबानो का केस पलटा, चूँकि शाहबानो का केस इसलिए पलटा क्योंकि मुसलमान गुस्सा थे कि भाई एक मुस्लिम महिला को ये कैसे मिल सकता है, तलाक होने पे उसको हर्जाना कैसे मिल सकता है। पलट दिया, मुसलमान रिलैक्स हो गए, हिंदू भड़क गए कि भाई मुसलमान के लिए इतना किया। तुरंत गवर्नमेंट ने क्या किया, राम मंदिर का ताला खुलवा दिया कि जाओ तुम भी खुश हो जाओ। और फिर राम मंदिर का ताला खुलने से कितनी बड़ी, मतलब क्या कुछ हुआ देश में, ये किसी से छिपा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मकसद इस बात को समझाना था, ठीक है, मेरा मकसद इस बात को समझाना था कि आपको ये बातें समझ में आए कि एक्चुअल में अब आपको क्या समझ में आया कि क्यों गवर्नमेंट इतना उग्र तरीके से सरकार बनाने के लिए पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह को देखिएगा, ये जगह देखिए आप, ये तो खैर बिहार है, ये रहा बंगाल। 42-16, आंकड़ा 42 नहीं है, आंकड़ा ये 16 है। ये 16 का टारगेट है, ये 16 राज्यसभा सदस्य, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये 16 राज्यसभा सदस्य में जितने भी सदस्य खींच लिए जाएं, तो टारगेट है किसी भी तरह राज्यसभा में बहुमत हासिल करना। क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब आप खुद से पूछिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरा ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।